हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम जो जावा लेक्चर में जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट इज बेसिक्स ऑफ जावा। इसमें हम जो सबसे पहला टॉपिक लेने जा रहे हैं दैट इज वेरिएबल्स इन जावा। वेरिएबल्स हमने वैसे सी में भी पढ़े हुए हैं, तो द कंसेप्ट इज द सेम। सो विल स्टार्ट द टॉपिक। व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल्स इन जावा? सो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है हमारा कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है। वेरिएबल variable is a name which is associated with a value that can be changed. For example, when I write I is equal to int I is equal to 10, here variable name is I, which is associated with value 10, and int is the data type that represents that this variable can hold integer value. तो वेरिएबल एक नाम है किसका? एक वैल्यू का, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। इट इज अ नेम जिसके साथ एक वैल्यू जुड़ी हुई है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल जो बना है इट इज फ्रॉम द वर्ड वेरी। वेरी का मतलब होता है दैट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो वेरिएबल जो है जावा में, वेरिएबल इज अ नेम जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, तो हाउ वी कैन डिक्लेयर अ वेरिएबल इन जावा। जावा में हम वेरिएबल कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन जावा वी यूज द सिंटैक्स। फर्स्ट वी टेक द डाटा टाइप, देन द नेम ऑफ द वेरिएबल इज इक्वल टू वैल्यू। अब इसमें इक्वल टू वैल्यू वाला जो पोर्शन है ये ऑप्शनल है। आप पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करके उसको बाद में भी इनिशियलाइज कर सकते हो, या आप डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक साथ कर सकते हो। ठीक है, so it is optional because in Java we can declare the variable first and later assign the value. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है इंट नम, इसको हमने इनिशियलाइज नहीं किया। ऐसे ही यहाँ पे हमने कुछ वेरिएबल्स लिए हैं, कैरेक्टर सी एच इज इक्वल टू ए, तो हम इनको डिक्लेयर भी किया है और इसको वैल्यू भी असाइन किया है। ऐसे इंट नंबर इज इक्वल टू 100, इसको हमने डिक्लेयर भी किया और इसको वैल्यू भी असाइन की। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कैरेक्टर को हमने पहले डिक्लेयर कर दिया सी एच, फिर सी एच को वैल्यू असाइन कर दी। इंटीजर को हमने पहले नंबर डिक्लेयर कर दिया, फिर नंबर को वैल्यू असाइन कर दी। तो इट इज ऑप्शनल, बट जनरली जो हम यूज करते हैं वी यूज दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स जिसमें हम डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन एक साथ ही करते हैं। देन द नेमिंग कन्वेंशंस ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल्स को हम कैसे, उनके हम नाम जावा में कैसे हम उसके नेम को चूज कर सकते हैं। फर्स्ट इज वेरिएबल्स नेमिंग कैन नॉट कंटेन वाइट स्पेसेस। वेरिएबल के नाम के बीच में स्पेस नहीं आ सकती। फॉर एग्जांपल इंटीजर नंबर, नंबर इकट्ठा होना चाहिए, देयर इज अ स्पेस बिटवीन दिस, so this is invalid, this is wrong because this variable has a space in it. Variable name can begin with special characters. वेरिएबल का नाम जो है वो स्पेशल कैरेक्टर से शुरू होता है, दैट इज शुरू हो सकता है, होता है। इट इज नॉट कंपल्सरी, इट कैन बिगन। इट कैन बिगन का मतलब है इट इज ऑप्शनल। तो अगर आप डॉलर और अंडरस्कोर से भी किसी वेरिएबल का नाम शुरू करते हो दैट इज ऑल्सो ओके। एज पर द जावा कोडिंग स्टैंडर्ड द वेरिएबल नेम शुड बिगन विद अ लोअर केस लेटर। जावा का जो कोडिंग स्टैंडर्ड है वो कहता है कि जो वेरिएबल का नाम है वो लोअर केस से शुरू होना चाहिए। बट अगर कोई वेरिएबल का नाम बहुत लेंथी है, बहुत बड़ा है, एक वर्ड से ज़्यादा का है, तो हम पहले वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल ही लेते हैं, लोअर केस में लेते हैं, बट सेकंड वर्ड का जो हम है उसको हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल स्मॉल का एस स्मॉल है, नंबर का एन बड़ा है, बिग का बी स्मॉल है, नंबर का एन बड़ा है। ठीक है, दिस इज अ कन्वेंशन जो हम यूज करते हैं। फोर्थ इज वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। वेरिएबल के जो नाम होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। इसका मतलब है अगर आपने वेरिएबल का नाम जैसे ये स्मॉल केस में लिया है तो आप इसको स्मॉल केस में ही डिक्लेयर करा है, तो स्मॉल केस में ही इसको इनिशियलाइज करोगे।
अगर आप उसको कैपिटल में लिख देते हो तो उसको वो दूसरा वेरिएबल समझ लेगा, ठीक है। तो दे आर केस सेंसिटिव, अगर लोअर केस है तो लोअर केस ही रहेगा, अगर अपर केस है तो अपर केस ही रहेगा। देन वी कम टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन जावा, ये हम पहले भी कवर कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। 3 टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं जावा में, लोकल वेरिएबल, स्टैटिक और क्लास वेरिएबल, एंड थर्ड इज इंस्टेंस वेरिएबल। सो बस विल टेक ऑल ऑफ देम वन बाय वन। We'll start with the static or class variable. Static variables are also known as class variable because they are associated with the class and common for all instances of the class. Static variables को हम class variable भी कहते हैं because ये class से जुड़े होते हैं, they are declared in the class with a keyword static and they are common for all the instances of the class. सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए इस वेरिएबल की वैल्यू सेम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई क्रिएट 3 ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास, अगर मैं 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता हूँ एक क्लास के और एक स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करता हूँ, कॉल करता हूँ, इट वुड बी कॉमन फॉर ऑल, तीनों के लिए वो सेम रहेगा। अगर मैं उस वेरिएबल में चेंज कर देता हूँ उसकी वैल्यू को किसी एक ऑब्जेक्ट के साथ, तो भी वो चेंज सारे ऑब्जेक्ट्स में रिफ्लेक्ट होगा। लेट अस लुक एट दिस विद एग्जांपल। हमने एक ये क्लास ले ली, स्टैटिक वेरिएबल एग्जांपल। इसमें हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है पब्लिक टाइप का, मतलब कि ये किसी भी क्लास में, किसी भी पैकेज में, एनीवेयर इट कैन बी एक्सेस्ड। स्टैटिक, स्टैटिक कीवर्ड का मतलब है ये हमारा जो वेरिएबल है, स्ट्रिंग टाइप का जो ये वेरिएबल है माई क्लास वेयर, इट इज अ क्लास वेरिएबल, ठीक है। इसके आगे हमने इसको वैल्यू दे दी क्लास और स्टैटिक वेरिएबल। अब इस क्लास के मेन मेथड में मैंने इस क्लास के 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर दिए। फर्स्ट इज ओबीजे, नेक्स्ट इज ओबीजे2, देन थर्ड इज ओबीजे3। हम एक क्लास के कितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा था क्लासेस वाले लेक्चर में, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के लेक्चर्स में। दिस इज योर डिक्लेरेशन, इंस्टेंशिएशन एंड इनिशियलाइजेशन, तीनों हम एक साथ ही कर रहे हैं क्लास की। तो हमने ये 3 ऑब्जेक्ट्स ले लिए। इन 3 ऑब्जेक्ट्स को यूज करके जब मैं इस क्लास वेरिएबल को या इस स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करता हूँ, obj.myClassVar, obj2.myClassVar, obj3.myClassVar, तो इनकी आउटपुट क्या आएगी? ऑल द 3 विल डिस्प्ले द वैल्यू क्लास और स्टैटिक वेरिएबल। अब मैंने क्या किया, इस नेक्स्ट लाइन में देखिए, object2.myClassVar, object2 के लिए मैंने स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर दिया। अब ये वाली वैल्यू जो चेंज हुई है, जब मैं इसको दोबारा से सारे ऑब्जेक्ट्स के साथ एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, तो ये चेंज्ड वैल्यू सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए, सभी इंस्टेंसेस के लिए, दैट इज व्हाट द स्टेटमेंट सेज, बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विद द क्लास एंड कॉमन फॉर ऑल द इंस्टेंसेस ऑफ क्लासेस। अब ये वाला जो चेंज किया है ये सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए चेंज हो जाएगा। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स, चाहे हम ओबीजे के लिए इसकी वैल्यू देख लें, चाहे obj2 के लिए देख लें, चाहे obj3 के लिए देख लें, सबके लिए ये चेंज टेक्स्ट वाली वैल्यू ही प्रिंट होगी। दिस इज नोन एज स्टैटिक वेरिएबल। तो अगर हम इसके आउटपुट देखें, पहले 3 की आ गई क्लास और स्टैटिक वेरिएबल, फिर मैंने चेंज कर दी चेंज टेक्स्ट, तो इसकी आउटपुट क्या आ गई? चेंज टेक्स्ट, चेंज टेक्स्ट, चेंज टेक्स्ट। As we can see, all the 3 statements display the same output irrespective of the instance through which it is being accessed. अब वो ये नहीं देख रहा कि ऑब्जेक्ट ओबीजे एक्सेस कर रहा है या obj2 एक्सेस कर रहा है या obj3 एक्सेस कर रहा है, उसकी वैल्यू जो भी चेंज हुई है वो तीनों के लिए ही चेंज हो जाएगी irrespective of the object that are calling them. तो क्लास वेरिएबल को हमें इंस्टेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, हम उसको सीधा भी यूज कर सकते हैं। हम लाइक दिस वी कैन डायरेक्टली कॉल देम। डू नोट दैट ओनली स्टैटिक वेरिएबल्स कैन बी एक्सेस्ड लाइक दिस, उसको हम सीधा कॉल कर सकते हैं माई क्लास वेरिएबल, नो नीड ऑफ डूइंग दिस ऑल, ठीक है। तो स्टैटिक वेरिएबल्स आर द क्लास वेरिएबल्स जिनके विच इज कॉमन फॉर द ऑल इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास, ठीक है। नेक्स्ट इज योर इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल नाम से ही पता लग रहा है, आर द
इंस्टेंस वेरिएबल आर दोज वेरिएबल जब जो कब इनिशियलाइज होते हैं, जब रन टाइम पे, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स आर द इंस्टांसेस ऑफ द क्लासेस। तो इंस्टांस वेरिएबल क्या है? उन ऑब्जेक्ट्स के वेरिएबल्स जो कि रन टाइम पे उनको मेमोरी मिलती है। उनका जो टेम्पलेट क्रिएट होता है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो एक टेम्पलेट क्रिएट होता है, उसका जो उसमें इंस्टांस वेरिएबल की कॉपी आती है, वो हर एक ऑब्जेक्ट की कॉपी कब क्रिएट होती है? जब हम उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जब हम उस क्लास को रन टाइम पे उसके ऑब्जेक्ट की वैल्यू न्यू कीवर्ड से उसको इंस्टेंशिएट करते हैं। तो each instance or objects of class has its own copy of instance variable. हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी अलग अलग कॉपी होगी इंस्टांस वेरिएबल की। जबकि क्लास वेरिएबल में क्या था? सभी इंस्टांसेस के लिए क्लास के वो कॉमन वैल्यू थी, क्लास वेरिएबल की या स्टैटिक वेरिएबल की, ठीक है। अनलाइक स्टैटिक वेरिएबल, इंस्टांस वेरिएबल्स हैव देयर ओन सेपरेट कॉपी, नॉट कॉमन कॉपी। हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी कॉपी होगी। We have changed the instance variable value using object2 in the following program. When we display all the variable using all the three objects, only the object2 value will got changed, other remain unchanged. This shows that they have their own copy. अब वही एग्जांपल हम ले लेते हैं। इसमें मैंने स्टैटिक वेरिएबल की जगह कौन सा वेरिएबल ले लिया? इंस्टांस वेरिएबल। अब वो डिफरेंस कैसे पता लगा आपको? यहाँ पे मैंने इसके आगे स्टैटिक कीवर्ड यूज नहीं किया। यहाँ पे मैंने सिर्फ डिक्लेयर कैसे किया? स्ट्रिंग, दिस इज योर नॉर्मल वेरिएबल स्ट्रिंग, देन माय इंस्टेंस var इज इक्वल टू इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। अब जब हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे मेन मेथड में, मैंने तीन ऑब्जेक्ट्स वही सेम क्रिएट किए, ओबीजे, ओबीजे2, ओबीजे3। अब मैं जब इसको पहले कॉल करूंगा तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी? इंस्टेंस वेरिएबल। तीनों की वैल्यू क्या है? इंस्टेंस वेरिएबल। अब मैंने क्या किया? वही सेम, मैंने ऑब्जेक्ट टू के वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर दिया। इंस्टेंस वेरिएबल की जगह मैंने क्या कर दिया? चेंज टेक्स्ट। अब ये चेंज टेक्स्ट की वैल्यू सिर्फ ऑब्जेक्ट टू के लिए चेंज होगी, ओबीजे और ओबीजे थ्री के लिए नहीं होगी, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी कॉपी होती है इंस्टेंस वेरिएबल की। अब आप देख सकते हैं ओबीजे डॉट माई इंस्टेंस वेरिएबल की आउटपुट क्या आएगी? दिस विल बी इंस्टेंस वेरिएबल। ओबीजे टू की क्या आएगी? जो हमने चेंज कर दी, चेंज टेक्स्ट। ओबीजे थ्री की क्या आएगी? सेम इंस्टेंस वेरिएबल। तो इसकी आउटपुट क्या आएगी? पहले तीन इंस्टेंस वेरिएबल तीनों के लिए, फिर हमने उसकी चेंज कर दी ऑब्जेक्ट टू की, देन ओबीजे की वैल्यू क्या रही? इंस्टेंस वेरिएबल। ओबीजे टू की वैल्यू चेंज टेक्स्ट। ओबीजे थ्री की वैल्यू इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। तो दिस इज नोन एज इंस्टेंस वेरिएबल, या हम इनको ऑब्जेक्ट्स के वेरिएबल्स भी कह देते हैं। तो इंस्टेंस वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट होती है। हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी सेपरेट कॉपी होती है, इंस्टेंस वेरिएबल्स की भी और इंस्टेंस मेथड्स की भी, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू द लोकल वेरिएबल। These variables are declared inside the method of the class. अब लोकल वेरिएबल कौन से वेरिएबल होते हैं? नाम से ही हमें पता लग रहा है लोकल। These are the variables which are local to a method or constructor. ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो एक मेथड के अंदर या कंस्ट्रक्टर के अंदर हम डिफाइन करते हैं, और इसका जो स्कोप होता है, इट इज लिमिटेड टू द मेथड और द कंस्ट्रक्टर, which means that we cannot change their values and access them outside the method. उसको हम मेथड के बाहर उसको यूज नहीं कर सकते। लुक एट दिस एग्जांपल। अब इस एग्जांपल में मैंने एक इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया और एक माई मेथड ले लिया मैंने मेथड, उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर लिया, उसको हम कहेंगे लोकल वेरिएबल। नाउ दिस वेरिएबल इज नोन एज लोकल वेरिएबल, और इसका स्कोप कहाँ होगा? सिर्फ माई मेथड के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं। अब मैंने मेन मेथड के अंदर क्लास के वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया इस क्लास का ओबीजे, और सबसे पहले प्रिंट कर दिया कॉलिंग मेथड। देन व्हेन आई एम कॉलिंग ओबीजे डॉट माई मेथड, तो मेरा कंट्रोल कहाँ जाएगा? माई मेथड पे। माई मेथड पे जाके ये क्या प्रिंट कर देगा? माई वेर। माई वेर की वैल्यू अब कौन सी लेगा? ये ऊपर वाली या लोकल वाली? इट विल टेक द लोकल वेरिएबल वैल्यू, बिकॉज कहाँ पे है लोकल वेरिएबल? माई मेथड के अंदर।
तो लोकल वेरिएबल का जो स्कोप है उसके स्कोप में आ रहा है ये, तो यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा इनसाइड मेथड. Then again I am printing obj.myvar. Now it is accessing the instance method. अब ये inside method वाली वैल्यू नहीं ले सकता. It will take the value of the object or instance variable. ठीक है, तो इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी? calling method, then your inside method, and last is your instance variable. calling method, inside method and instance variable. ठीक है बेटा, तो तीनों में अगर हम डिफरेंस देखने की कोशिश करें, स्टैटिक वेरिएबल्स हमारे वो वेरिएबल्स होते हैं जिनके आगे हम स्टैटिक कीवर्ड लगाते हैं एक तो, दूसरा वो क्लास के वेरिएबल्स होते हैं, उनको इंस्टेंशिएट करने की जरूरत नहीं होती. एंड सेकंड इज योर इंस्टेंस वेरिएबल. इंस्टेंस वेरिएबल आर द वेरिएबल्स which which have their सेपरेट कॉपी फॉर ईच ऑब्जेक्ट और फॉर ईच ऑब्जेक्ट. हर एक ऑब्जेक्ट जो हम क्रिएट करेंगे क्लास का, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए उसकी अलग अलग कॉपी होगी. ठीक है, और उनको हम इसीलिए इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं क्योंकि उनको रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट होती है. जब हम उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं क्लास के, तब उसको मेमोरी एलोकेट होती है. थर्ड इज द लोकल वेरिएबल. लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो कि जिसका स्कोप सिर्फ एक मेथड के अंदर होता है. दे आर लिमिटेड टू वन मेथड ओनली. मेथड के अंदर जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं उसका स्कोप सिर्फ रेंज उसी मेथड के अंदर. सो आई थिंक दिस इज क्लियर. नेक्स्ट वी कम टू द सेकंड टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज डाटा टाइप्स इन जावा. नाउ डाटा टाइप्स क्या होती हैं? डाटा टाइप्स डिफाइंस द वैल्यू दैट अ वेरिएबल कैन टेक. डाटा टाइप क्या डिफाइन करती है? डाटा टाइप डिफाइन करती है वो वैल्यू जो एक वेरिएबल ले सकता है. फॉर एग्जांपल, अगर हम एक वेरिएबल के आगे इंट डाटा टाइप या इंटीजर लगा दें तो वो कौन सी वैल्यूज लेगा? इंटीजर वैल्यूज या नंबर वाली वैल्यूज. ठीक है, तो दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट और हमने सी में भी पढ़ा हुआ है. अब जावा में हमारे पास दो तरह के डाटा टाइप्स होती हैं. फर्स्ट इज योर प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, सेकंड इज योर नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स. प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में हम कवर करेंगे हमारी प्रिमिटिव डाटा टाइप्स पहले. तो जावा को हम स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज कहते हैं. एक इसमें ये क्वेश्चन बनता है, व्हाई जावा इज नोन एज स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज. अब एक स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें हमें डाटा टाइप, वेरिएबल की डाटा टाइप कंपाइल टाइम पे पता होती है. कंपाइल टाइम का मतलब है जब हम प्रोग्राम टाइप कर रहे हैं तो हमें पता होता है कि हम जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं वो किस डाटा टाइप का है. वो इंटीजर है, वो स्ट्रिंग है, वो कैरेक्टर है. दिस मीन्स दैट वी मस्ट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ द वेरिएबल व्हेन वी डिक्लेयर द वेरिएबल. ठीक है, बिफोर वी कैन यूज इट. ठीक है, तो अभी हमने देखा था एक एग्जांपल ऊपर वेरिएबल्स में, इंट नम. तो ये हम क्या कर रहे हैं, इस वेरिएबल को हमने पहले डिक्लेयर कर दिया, फिर हम इसको वैल्यू असाइन करते हैं. ठीक है, सो विल स्टार्ट विद द प्रिमिटिव डाटा टाइप्स. जावा में हमारे पास 8 तरह की प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होती हैं. फर्स्ट इज योर बूलियन, देन कैरेक्टर, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल. जावा डेवलपर जो हैं इन डाटा टाइप्स को यूज करते हैं. इन डाटा टाइप्स को, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को क्यों इंक्लूड कर रखा है हमने जावा लैंग्वेज में? ताकि हम जावा लैंग्वेज की पोर्टेबिलिटी फीचर को मेंटेन कर सकें. पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है कि हम जावा लैंग्वेज के जो प्रोग्राम्स हैं उनको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं. अब ये जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं हमारी, क्योंकि इनका साइज चेंज नहीं होता चाहे आप उसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज करो, इसीलिए हमारी जो ये प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होती हैं, दे हेल्प इन मेंटेनिंग द पोर्टेबिलिटी ऑफ द जावा प्रोग्राम्स. नाउ प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट इज फॉर नंबर्स, सेकंड इज फॉर फ्रैक्शनल नंबर्स, थर्ड इज फॉर कैरेक्टर्स एंड फोर्थ इज फॉर ट्रू और फॉल्स. तो अगर हमें नंबर्स स्टोर करने हो, होल नंबर स्टोर करने हो, तो हम यूज करते हैं बाइट.
शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। अगर हमें फ्रैक्शनल और डेसिमल नंबर्स यूज करने हो तो हम यूज करते हैं फ्लोट और डबल। अगर हमें कैरेक्टर्स या लेटर्स यूज करने हो तो हम यूज करते हैं कैर। और अगर हमें ट्रू और फॉल्स वैल्यू वाले वेरिएबल्स यूज करने हैं तो हम यूज करते हैं बूलियन। तो लेट अस लुक एट ऑल दीज डाटा टाइप्स वन बाय वन। फर्स्ट इज बाइट। नाम से ही पता लग रहा है बाइट। बाइट का मतलब 1 बाइट। तो इस डाटा टाइप का जो डिफॉल्ट साइज है दैट इज 1 बाइट। 1 बाइट का मतलब क्या हो गया? 1 बाइट का मतलब 8 बिट्स। एक बाइट में 8 बिट होती हैं, 8 बिट होती हैं। तो इसका साइज क्या हो गया? 0 से 7 अगर बिट्स लेते हैं हम, 8 0 से शुरू करते हैं हम, तो -2⁻⁷ टू 2⁻⁷। ठीक है बेटा। तो -2⁻⁷ से लेके -128 से लेके 127 के बीच के जो नंबर्स हैं, अगर हमें इतने स्मॉल नंबर्स को स्टोर करना हो तो हम बाइट डाटा टाइप को यूज करते हैं और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0। फॉर एग्जांपल, ये हमने क्लास ले ली, उसमें मेन मेथड ले लिया, हमने ये नम को बाइट डाटा टाइप का डिक्लेयर कर दिया, फिर हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया, नम को हमने वैल्यू दे दी 113। दिस इज ओके। तो ये क्या प्रिंट कर देगा? 113। बट मान लीजिए हम यहाँ पे नंबर को वैल्यू दे देते हैं 150, तो ये प्रोग्राम एक एरर थ्रो करेगा। वाई? बिकॉज 150 जो वैल्यू है वो इसकी रेंज से बाहर है। इसकी रेंज क्या है? -128 से लेके 127। ठीक है। तो अगर हमें बड़ा नंबर यूज करना है तो हम उससे एक बड़ी डाटा टाइप को यूज कर सकते हैं जिसकी रेंज ज्यादा है, दैट इज शॉर्ट। दिस डाटा टाइप इज ग्रेटर देन बाइट इन द टर्म्स ऑफ साइज एंड लेस देन इंटीजर। ये इंटीजर और बाइट के बीच में आती है आपके साइज जो इस डाटा टाइप का है, और इसका साइज होता है 2 बाइट्स। 2 बाइट्स का मतलब आपके 16 बिट्स हो गए। तो इसकी जो रेंज है, 16 बिट्स मतलब 0 to 15, तो -2⁻15 दैट इज -32768 टू 2⁻15 -1। ठीक है। तो इसकी जो रेंज है 32768 -32768 टू 32767 है। तो इस रेंज के नंबर्स ये स्टोर कर सकता है। अगर अब आप यहाँ एग्जांपल में देखिए, हम नंबर में शॉर्ट टाइप हमने डिक्लेयर किया हुआ है, शॉर्ट डाटा टाइप का, बट इसमें हम नंबर स्टोर कर रहे हैं 45,678 जो कि इस रेंज से बाहर। तो हम इसको शॉर्ट डाटा टाइप में यूज नहीं कर सकते। तो अगर वो इस रेंज से बाहर हो जाए तो हम अगली जो हमारी डाटा टाइप है इंट, उसको हम इसमें यूज कर सकते हैं। इट इज यूज्ड व्हेन शॉर्ट इज नॉट लार्ज इनफ टू होल्ड द नंबर। अगर शॉर्ट डाटा टाइप की रेंज से बाहर हो जाता है नंबर तो हम इंटीजर डाटा टाइप यूज करते हैं। और इंटीजर डाटा टाइप का साइज आप देख सकते हैं 4 बाइट्स का है। 4 बाइट्स का मतलब हो गया 32 बिट्स। तो -2⁻31 टू 2⁻31 -1। तो बहुत बड़े नंबर अगर हम स्टोर करना चाहते हैं जो कि शॉर्ट की रेंज से बाहर है, तो हम इंटीजर डाटा टाइप यूज कर सकते हैं और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू भी 0 होती है। अब वो हम जो ऊपर एग्जांपल हमने किया था बाइट वाला, अगर हम यहाँ पे नंबर की वैल्यू 150 कर देते हैं तो हम बाइट की जगह हम शॉर्ट वाले को यूज कर सकते हैं। तो शॉर्ट का एग्जांपल आप ये लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे नंबर को शॉर्ट डाटा टाइप का कर दिया, नंबर को वैल्यू दे दी 150, दैट इज ओके। तो इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी? 150, क्योंकि शॉर्ट की रेंज होती है -32768 टू 32767। नाउ नेक्स्ट वी कम टू लॉन्ग। लॉन्ग जो डाटा टाइप है, इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग वेरी लार्ज नंबर्स। बहुत बड़े बड़े नंबर्स अगर हमने स्टोर करने हैं, और इसकी जो साइज होता है वो 8 बाइट्स का होता है। 8 बाइट का मतलब क्या हो गया? 64 बिट्स, 0 to 63। तो इसकी रेंज क्या होगी? -2⁻63 टू 2⁻63 माइनस। आप देख सकते हैं अगर बहुत बड़ा नंबर हमने स्टोर करना हो तो हम लॉन्ग में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये लॉन्ग नम, ये हमने बहुत बड़ा नंबर ले लिया, इसके पीछे हमने एल लगा दिया। एल का मतलब है लॉन्ग। ये नंबर किस टाइप का है? लॉन्ग नंबर। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे, दिस विल बी द आउटपुट।
ठीक है, तो ये तो हमारे थे नंबर्स, होल नंबर्स को अगर स्टोर करना हो तो ये हमारी जो 4 डाटा टाइप्स थी, बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग, ये हम यूज करते हैं होल नंबर्स को स्टोर करने के लिए। अगर हमने डेसिमल वाले नंबर स्टोर करने हो तो हमारे पास 2 डाटा टाइप्स होती हैं। फर्स्ट इज योर डबल एंड फ्लोट। फ्लोट हम यूज करते हैं अगर 6 to 7 डेसिमल डिजिट्स तक का अगर हमने नंबर स्टोर करना है। इसका साइज होता है 4 बाइट्स का, 4 बाइट्स का मतलब है 32 बिट्स का। तो हमने, आप देख सकते हैं, नंबर को हमने फ्लोट टाइप का कर दिया 19.98, एफ का मतलब है फ्लोट, तो इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी 19.98, इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी 19.98। तो अगर हमें बड़े डेसिमल नंबर्स को स्टोर करना है तो हम यूज करते हैं डबल। ये 15 डेसिमल डिजिट्स अप टू 15 डेसिमल डिजिट्स के नंबर को स्टोर कर सकता है, और इसका साइज भी आप देख सकते हैं, डबल का साइज भी 8 बाइट्स का होता है, मतलब 64 बिट का डाटा ये स्टोर कर सकता है। 64 बिट का डेसिमल नंबर ये स्टोर कर सकता है। तो इसको हम डिक्लेयर करेंगे डबल नम, और जो भी डेसिमल नंबर है डॉट, उसके बाद 9 डी लगा दिया हमने, डी का मतलब है डबल, तो इसके आउटपुट आ जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गए हमारे डेसिमल नंबर्स को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट इज बुलियन। बुलियन जो है हमारा, वो मैंने पहले ही बताया था, वो सिर्फ 2 वैल्यू स्टोर करता है, या तो ट्रू या फॉल्स। यहाँ पे हमने बुलियन ले लिया बी को, वेरिएबल को, उसको फॉल्स कर दिया। जब हम प्रिंट करेंगे तो इट विल गिव द वैल्यू फॉल्स। जनरली बुलियन हम एज अ फ्लैग यूज करते हैं। ठीक है, इट इज यूज फॉर फ्लैग, जो या तो ट्रू वैल्यू दिखाए या फॉल्स वैल्यू दिखाए। नेक्स्ट इज योर करेक्टर डाटा टाइप। करेक्टर्स को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं, करेक्टर डाटा टाइप का साइज भी 2 बाइट्स का होता है, मतलब 16 बिट का। एग्जांपल देख लीजिए, ch को हमने करेक्टर डाटा टाइप का ले लिया और उसमें हमने z स्टोर कर दिया। करेक्टर डाटा टाइप हमेशा सिंगल कॉमा के बीच में आता है, सिंगल कोट्स के बीच में आता है, तो हमने इसको प्रिंट किया तो इट विल गिव द आउटपुट z। तो दीज आर द वेरियस प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। 4 कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड किया था। फर्स्ट इज फॉर स्टोरिंग होल नंबर्स, then is for storing decimal or fractional numbers, then is for storing true or false value, and last is for storing characters. ठीक है, so next we come to literals in Java. Literals का मतलब होता है value. It is a fixed value that we assign to the variable. जो हम value देते हैं variable को, उसको हम कहते हैं literal value. For example, integer number is equal to 10. अब इस स्टेटमेंट के अंदर, इस डिक्लेरेशन के अंदर 10 क्या है हमारी, 10 इज अ इंटीजर वैल्यू, या उसको हम इंटीजर लिटरल भी कह सकते हैं। अगली स्टेटमेंट देखिए, करेक्टर ch इज इक्वल टू सिंगल कोट्स a। इसमें हमारा a क्या है, a इज अ करेक्टर वैल्यू या करेक्टर लिटरल। ठीक है, तो इंटीजर लिटरल हमारे कौन से होते हैं? इंटीजर लिटरल्स आर असाइंड टू वेरिएबल्स ऑफ डाटा टाइप बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। वही कैटेगरी हमारी आएगी नंबर्स के लिए। तो बाइट b इज इक्वल टू 100, शॉर्ट s इज इक्वल टू 200, इंटीजर num इज इक्वल टू 133 13131, देन लॉन्ग l इज इक्वल टू दिस। तो ये सारे के सारे हमारे इसमें वैल्यूज कौन सी होगी? इसमें हमारा बाइट लिटरल कौन सा हो गया? बाइट लिटरल इज योर 100, short literal is 200, num literal is this, and l literal is this. Float literals हम यूज करते हैं for values of decimal numbers, float and double के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं double num1 is equal to 22.4 और float num is equal to 22.4 f। अब हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा float वाले नंबर को f से आप डिनोट करेंगे, अदरवाइज कंपाइलर उसको डबल समझ लेगा। डबल को लिखने की जरूरत नहीं होती, बट फ्लोट को लिखने के लिए हमें एफ लगाना जरूरी है। ठीक है, तो 22.4 ये डबल का हो गया, 22.4 एफ को ये मान लेगा कि ये फ्लोट की वैल्यू है। ठीक है, देन करेक्टर एंड स्ट्रिंग लिटरल, दे आर यूज्ड फॉर करेक्टर एंड स्ट्रिंग टाइप। करेक्टर ch is equal to z, this is a z is the character literal, and string str is equal to beginner book is a string literal.
ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा सबको। फिर भी आपको कोई डाउट हो, यू कैन आस्क। ठीक है, थैंक यू फॉर द लेक्चर।